ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતા રાહુલ ગાંધી પણ ગુજરાતની મુલાકાતે છે। અમદાવાદમાં વલ્લભ સદન રિવરફ્રન્ટ પર પ્રદેશ કોંગ્રેસે બૂથના યોદ્ધાઓ સંમેલનનું આયોજન કર્યું છે। આ સંમેલનમાં રાહુલ ગાંધી અઢી દાયકાથી ગુજરાતમાં સત્તા વિહોણી કોંગ્રેસમાં ફરી નવા પ્રાણ ફૂંકવા પહોંચ્યા છે। पूरा देश नतमस्तक है उनके सामने। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, उनको मानने वाले हम लोग हैं। ये तो कभी मानते नहीं थे, ये तो खाली कभी सरदार पटेल के नाम ले लेते हैं, कभी गांधी जी को अपना लेते हैं, कभी अंबेडकर साहब का नाम ले लेते हैं। दिल से किसी को स्वीकार नहीं करते लोग। वो लोग हैं ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो फासिस्टी है, खाली लोकतंत्र का चेहरा पहना हुआ है। इसलिए आज लोकतंत्र खतरे में देश में। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आतंक मचा रखा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी दबाव के अंदर है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग सब जानते हैं, गुजराती तो आजादी के पहले से ही गुजराती राज्य का नाम देश में दुनिया में रहा है, अलग पहचान रही है, स्मृतिशाली राज्य रहा है। जहाँ गुजराती है वहाँ गुजरात है, ये कहावत है। वो राज्य गुजरात है। वहाँ पे आप सोच लीजिए कि देश में जो महंगाई की मार है, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, मूंगफली, आटा, दाल, सबके भाव बढ़ा दिए, जीएसटी लगा दी। ये मौका है आपके सामने। इस बार आप लोग इस बार पिछली बार कमी रही थी, भावुक हो गए थे। जब विकास पागल हो गया तो प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि मैं खुद ही विकास हूं। तो आप सोच सकते हैं कि पानी में जार उतारना हो, भावुक होना हो। गुजराती हमारे बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व के लोग होते हैं, भावना में बह गए। इस बार भावना नहीं, इस बार हकीकत क्या है, किस प्रकार हम दुखी हैं महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। सड़कों में पहले अच्छी मानी जाती थी गुजरात की, उनकी स्थिति भी खराब हो गई राजस्थान के कंपेरिजन के अंदर। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके आप इस बार चूके नहीं। और जो माहौल यहाँ बनाया आप लोगों ने, वो अपने आप में संदेश चला जाएगा दिल्ली तक। इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। आप संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से तो मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ में, जो आप लाखों की संख्या में आए हैं, इतनी भारी सभा की है आपने, मैं भी आ रहा हूं पिछले एक साल तक, मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, इस बार गुस्सा पिछली बार से ज्यादा अधिक है। और आप अगर तय कर लेंगे तो ये जो लोग बैठे हुए सत्ता में, दो मंत्रियों के इस्तीफे करने पड़े भाई इनको 4-6 महीने में ही। क्यों करने पड़ गए? हालात बड़े खराब है सब क्षेत्रों में। फिर खाली आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम जीत सकते हैं। ये भावना अगर आपने घर कर गई आपके दिलो दिमाग के अंदर, तो मैं समझता हूँ इस बात जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। खूब खूब आभार अशोक गहलोत जी। हमने आवाज दी है तुम्हें, हमने आवाज दी है तुम्हें बड़ी नाज के साथ। तुम भी आवाज मिला दो, तुम भी आवाज मिला दो हमारी आवाज के साथ। आज शब्दों साथे अपना सौना लोकप्रिय नेता जेने सांभळवा माटे આપણે સૌ ભેગા થયા છે એવા આદરણીય રાહુલ ગાંધીજી આપણે સૌને સંબોધ છે। રાહુલ ગાંધી, राहुल गांधी। राहुल जी आप संघर्ष कीजिए। केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, रघु शर्मा जी, रमेश चेन्नीथाला जी, जगदीश ठाकुर जी, सुखराम राठवा जी, स्टेज पे
कांग्रेस पार्टी के सब सीनियर नेता, एमपीज, एमएलएज, पीसीसी के ऑफिस बेयरर्स, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रेस के हमारे मित्रों, आपका भी यहां स्वागत। पूरे गुजरात से यहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं। मतलब पूरे गुजरात से, गुजरात के हर कोने से, हर गांव से, हर बूथ से हजारों बब्बर शेर यहां आज आए हैं। और ये जो बब्बर शेर हैं, ये एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं। ये आम बब्बर शेर नहीं है कि किसी भी चीज के लिए लड़ जाएं। ये विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। और मैं जानता हूं कि यहां गुजरात में 25 साल से आप क्या सह रहे हो, मैं समझता हूं। आपकी लड़ाई एक राजनीतिक पार्टी से नहीं है। यह लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ नहीं है, इनके बीच में नहीं है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप किस चीज के खिलाफ लड़ रहे हो, किसके खिलाफ लड़ रहे हो। देखिए, सरदार पटेल जी की बीजेपी ने मूर्ति बनाई। सरदार पटेल जी की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के लोगों ने बनाई। सही? सरदार पटेल जी थे क्या? उन्होंने अपनी जिंदगी किन लोगों के लिए दी? वो किससे लड़े और क्यों लड़े? सबसे पहले सरदार पटेल जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। आपने उनकी शरीर की मूर्ति बनाई, मगर वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। वो गुजरात और हिंदुस्तान की किसानों की आवाज थे। मतलब जो भी उनके मुंह से निकलता था, जो भी उनके मुंह से निकलता था, वो गुजरात और हिंदुस्तान के किसानों के हित के लिए निकलता था। अगर आप सरदार पटेल जी को पढ़ोगे, उनके भाषण सुनोगे, उन भाषणों में किसानों के खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक शब्द नहीं कहा। सरदार पटेल जी ने गुजरात के जो इंस्टीट्यूशंस थे,
लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, उनको खड़ा किया। सरदार पटेल जी के बिना अमूल पैदा नहीं हो सकता। तो बीजेपी एक तरफ सरदार पटेल जी की मूर्ति तैयार करती है, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी कर देती है, और दूसरी तरफ जिस चीज के लिए सरदार पटेल जी जिए और मरे, અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે જે મહાસભા હાલમાં ચાલી રહી છે, સરદાર પટેલ વિશે રાહુલ ગાંધી વાત કરી રહ્યા હતા। તેમણે કહ્યું કે સરદાર પટેલ એક ખાલી વ્યક્તિ નહોતા, તેમણે અનેક સમસ્યાઓને લઈને વાત કરી છે, અને જો સરદાર પટેલ હતા તો જ અમૂલ ઉત્પન્ન થયું છે તેવું પણ તેમણે કહ્યું છે। सड़क पे और बीजेपी कहती है कि हम किसानों के हित के लिए कर रहे हैं। एक तरफ सरदार पटेल जी की मूर्ति और दूसरी तरफ जिस चीज के लिए सरदार पटेल जी पूरी जिंदगी लड़े, जिन लोगों के लिए सरदार पटेल जी जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, उन पर आक्रमण कर रहे हो। मूर्ति का क्या मतलब है? गुजरात में सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा कभी नहीं हो सकता माफ। जी होते, क्या वो उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते या किसानों का कर्जा माफ करते? अगर आज सरदार पटेल जी होते तो किसानों के खिलाफ वो ये 3 कानून कभी लाते? सवाल ही नहीं उठता। मर जाते मगर ये कानून नहीं पास होने देते। ये सच्चाई है। एक तरफ मूर्ति बनाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की सोच पर आक्रमण करते हैं, उन्हीं का अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, कर्नाटक में किसानों का कर्जा माफ किया। जहां भी हम सरकार में आए, हमने कहा पहला काम सरदार पटेल जी जो करते वो हम करके दिखाएंगे, और हमने कर्जा माफ कर दिया। और यहां भी 3 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे हर किसान का। आप देखिए, मैंने आपसे पहले कहा आप लड़ किसके खिलाफ रहे हो। आमतौर से लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के बीच में होती है, और जो प्रदेश के, देश के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, आमतौर से ये न्यूट्रल रहती हैं, ये अंपायर का काम करती हैं। चाहे वो पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, ये एम्पायर का काम करती हैं। मगर गुजरात में जिन संस्थाओं को सरदार पटेल जी ने बनाया, जिन संस्थाओं की नींव सरदार पटेल ने रखी थी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो विधानसभा हो, इन सब संस्थाओं को बीजेपी ने कैप्चर कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। मतलब यहां पे आप
एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, यहां पे आप गुजरात का जो प्रदेश है उसकी हर एक संस्था के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है ना, आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है, मगर ना, ये बेचारे यहां आते हैं, इनकी गलती नहीं है, इनको सच्चाई दिख रही है, मगर इनको जो मालिक जो पीछे बैठे हैं, जो इनके मालिक पीछे बैठे हैं, वो कहते हैं भैया देखो मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिले, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना मत। भाई और बहनों, गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है, ड्रग्स का सेंटर बन गया है, और सारे के सारे ड्रग्स इसी मुद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, मगर आपकी सरकार यहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? नहीं, जोर से बोलिए, क्या कारण है? कि हर 2-3 महीने मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिलते हैं जो गुजरात के युवाओं का भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मगर वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर किसी गरीब व्यक्ति के घर में पुलिस वाले ड्रग्स ढूंढ लें, 2 लाठी मार के जेल में कर देते हैं, सही बात है, 2 लाठी मार के अंदर कर देंगे, मगर अगर हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स मुद्रा पोर्ट में मिले, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल 2-3 उद्योगपतियों का, 3-4 उद्योगपतियों का राज, 100% मीडिया का कंट्रोल। उन उद्योगपतियों को जितनी भी जमीन चाहिए 2 मिनट में सरकार उनको दे देगी, मगर अगर गुजरात का गरीब हाथ जोड़ के, आदिवासी हाथ जोड़ के थोड़ी सी जमीन मांगे, सवाल नहीं उठता, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, कुछ नहीं मिलेगा। भाइयों और बहनों, बिजली के रेट गुजरात में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं। नेक्सस है, वही 2-3 कंपनियां हैं, वही नाम है, आपके जेब में से पैसा निकलता है, सीधा उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों के जेब में जाता है। और ये आप सालों से देख रहे हो। लोकतंत्र पर आक्रमण, गुजरात की जनता पर आक्रमण, कोई कुछ बोल नहीं सकता गुजरात में। गुजरात एक स्टेट है जहां पे आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जिसके खिलाफ आप आंदोलन करोगे उसको परमिशन देनी पड़ेगी पहले, आंदोलन करने से पहले। यह है गुजरात। और आपने पूरे हिंदुस्तान को, अगर हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को व्यापार समझना हो, बिजनेस समझना हो, तो गुजरात उसको सिखा सकता है। आप सबसे आगे हो, मगर आपकी स्ट्रेंथ क्या थी? आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या थी?
उद्योगपति नहीं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ थी। जो छोटे व्यापारी होते हैं, मिडिल साइज व्यापारी होते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ थी। आप मुझे बताइए, वो जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसका क्या हुआ? क्या गुजरात की सरकार जो छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होती हैं, क्या उनकी मदद करती है? नोटबंदी से जो छोटे व्यापारी हैं, मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको फायदा हुआ? आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, आपको बताएंगे, सब के सब बताएंगे कि नोटबंदी ने हमें नष्ट कर दिया। गलत जीएसटी लागू की, वही सवाल आप फिर से पूछिए, किसी भी दुकानदार से पूछिए जीएसटी से आपका फायदा है या नुकसान, वो आपको बताएगा नुकसान, नुकसान, नुकसान। तो अगर किसानों को फायदा नहीं, मजदूरों को फायदा नहीं, छोटे व्यापारियों को फायदा नहीं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को फायदा नहीं, तो फायदा किसको? फायदा किसको? वही 3, 4, 5 बड़े उद्योगपतियों को। पूरा का पूरा गुजरात, आपका पूरा का पूरा प्रदेश उन्हीं 4-5 लोगों के हवाले कर दिया है। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेलीकॉम हो, कुछ भी हो, उन 5 के पास पूरा का पूरा उनके हवाले कर दिया है।